10th क्लास में मैथ में हम छठा चैप्टर कर रहे थे। छठे चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 हम कर चुके थे। अब 6.1 के बाद हमारी अगली पद में आ जाती है 6.1, जो है आधारभूत समानुपातिक पद में, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। तो ये पद में क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो इसके अनुसार हम पहले इसकी आकृति बनाएंगे। हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC या PQR, हम इसका कोई भी नाम ऐसे दे सकते हैं, ABC। अब जैसे इसमें स्टेटमेंट में हमें बोला गया हम वैसे ही करेंगे। इसमें क्या है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, अब किसी भी एक भुजा के समानांतर हम कोई रेखा खींच लेते हैं। अब भुजा हम ये BC ले लेते हैं, मान लो इसके समानांतर हम रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा हम ले लेते हैं ऐसे, और इसका नाम आ जाता है DE। हमने ये वाली लाइन इसको इसके समानांतर खींची। आगे क्या लिखा हुआ है, दो बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए। अब ये रेखा इसके तो समानांतर है, इस भुजा के। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, एक भुजा AB, दूसरी BC, तीसरी AC। तो अब इसमें ये वाली जो लाइन है वो इसके समानांतर है। अब ये जो लाइन इन बाकी की दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट रही है, एक बिंदु D पे और एक बिंदु E पे। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इन दोनों भुजाओं के दो दो भाग बन जाते हैं। जब ये DE इस AB को बिंदु D पे काटती है तो AB के दो भाग बन गए, एक AD और एक DB। ऐसे ही AC के दो भाग बन गए, एक AE और एक EC। इन दोनों का अनुपात हमें समान सिद्ध करना। ठीक है, समझ आ रहा है। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है तथा DE भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध करना है ये और ये दो भाग बन गए इस भुजा के, और इस AC का AE और EC, इनका अनुपात समान सिद्ध करना है। अनुपात को हम बटे के रूप में लिखते हैं AD बटे DB। इसका मतलब है AD और DB का ये अनुपात है इक्वल टू AE बटे EC। हमें ये सिद्ध करना है, ये AE बटे EC। अब हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। अनुपात को देखो हम कैसे देखेंगे, जो लाइन हम दूसरी भुजा के समानांतर खींचते हैं वो लाइन बाकी की दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है। ये लाइन इस AB को D पे, AC को E पर काट रही है, तो D पे काटने से AB के दो भाग बन गए, एक AD और DB। अनुपात हो जाएगा AD बटे DB। E पे काटती है तो AC के दो भाग बन गए, AE और EC। अनुपात हो जाएगा AE बटे EC। तो ये अनुपात हमें समान सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम रचना करेंगे। इसमें बिंदु B को E से मिला देंगे और बिंदु C को D से मिला देंगे। BE तथा CD को मिलाया। इसके साथ हम इस बिंदु D से इस AC के ऊपर एक लंब खींचेंगे। इसका नाम डाल देंगे यहाँ पर M, और इस बिंदु E से इस AD यानी AB के ऊपर एक लंब खींचेंगे हम। इसका नाम डाल देंगे N। ये हमने लंब खींच दिए। DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। तो ये DM और ये EN हमने इनके ऊपर लंब खींच दिए। तो अब इस अनुपात को हम कैसे समान सिद्ध कर सकते हैं।
सबसे पहले हम इस ADE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हम ये ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ ADE, देखो इस त्रिभुज का नाम क्या है, ADE, ये त्रिभुज, ये हमने एरिया लिख दिया, मतलब ADE का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ADE के अंदर अगर हम ये वाली ऊंचाई लेते हैं DM, तो इसका आधार कौन सा है, ये वाला, और अगर हम ये ऊंचाई लेते हैं तो इसका आधार कौन सा है, ये वाला। तो कोई भी ले लेते हैं, पहले हम इधर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं, ये वाला आधार ले लेते हैं, 1/2 गुणा आधार। आधार कितना है इस त्रिभुज में, जब ये ऊंचाई है तो इसका आधार कौन सा है, ये वाला AD, और ये ऊंचाई कौन सी है इसकी, EN। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हमने लगा दिया। अब इसके बाद ये हमने निकाला, अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ध्यान से देखो, त्रिभुज का नाम क्या है, BDE, ये वाला त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इसका भी फार्मूला हम यही लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें आधार कौन सा बन जाएगा, BD। ऊंचाई इसमें 90 डिग्री का कोण कौन सा हो सकता है, तो इसमें जो 90 डिग्री का कोण है वो, ये जो त्रिभुज है ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण है। तो जब एक त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होता है तो उसका लंब उस त्रिभुज के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। तो इसका जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। इस भुजा को हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, तो इसके ऊपर ये लंब कौन सा है, EN। तो जो EN हमने इस त्रिभुज का लंब लिया था वही EN इसका भी होगा, क्योंकि वो इसी की भुजा को बढ़ाने पर बनता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, EN। ठीक है, इसी तरह से अब इस ADE का एरिया हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। अगेन एरिया ऑफ ADE, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अभी हमने पहले ADE निकाला था, लेकिन हमने ये आधार लिया था। अब हम इसके अंदर ये आधार लेंगे, AE, ये आधार। अब इस AE आधार के ऊपर लंब कौन सा है, ये DM, तो यहाँ पर लगेगा हमारा DM। ठीक है, अब जब इसका हमने इस तरफ से लिया, AE को आधार लिया है, तो अब हम इधर से इस त्रिभुज का निकालेंगे, CED का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, 1/2। अब इस त्रिभुज का आधार CED, ये वाला त्रिभुज, इसका आधार कौन सा ले लेते हैं हम, CE ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी इस त्रिभुज के बाहर होगी। इस भुजा को हम जैसे आगे बढ़ाते हैं तो ये इसके ऊपर लंब है DM, तो यहाँ हो जाएगा ये DM। ठीक है, अब हम इनके अनुपात निकालते हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालेंगे, और इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का इधर वाले दृष्टिकोण से इसके साथ अनुपात निकालेंगे, यानी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। हम इनका अनुपात निकाल देते हैं। इसका मान था हमारे पास 1/2 इंटू AD गुणा EN, और एरिया ऑफ BDE था हमारे पास 1/2 BD इंटू EN। तो देखो EN से EN कट जाएगा, और ये 1/2 से हमारा 1/2 कट जाएगा, तो ये बचता है तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE इक्वल टू, यहाँ बचता है AD बटे BD। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ आया, हमने इसको इससे भाग दिया, काट दिया, कटने के बाद हमारे पास बच गया AD बटे BD। अब हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, ADE बटे CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब ADE का जो क्षेत्रफल था 1/2 गुणा AE गुणा DM, और CDE का क्षेत्रफल 1/2
गुणा सी ई गुणा डीएम। तो देखो डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। क्या बचता है यहाँ पर, ये ए बटे सी, ये हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि इस एक में और 2 में क्या समानताएं हैं, एडीई, और इस 2 में भी क्या है, ये एडीई है। बीडीई सीडीई ये दोनों इक्वल नहीं है। हम क्या करेंगे, इस बीडीई और सीडीई को इक्वल सिद्ध करेंगे, पहले समान सिद्ध करेंगे। जब ये दोनों समान हो जाएंगे तो ये पूरा अनुपात इस अनुपात के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले तो समान है ही, नीचे वालों को हम समान कर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा दूँ इसको। तो इन दोनों त्रिभुजों को आकृति में देखो, बीडीई सीडीई ये कौन सी आकृतियां हैं, देखो यहाँ बीबीई ये वाला, सीईडी ये वाला। इस त्रिभुज का आधार ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसका आधार ये डीसी ईसी और ये डीसी, हम कोई भी ले सकते हैं आधार। तो दोनों में ऐसा बताओ जो दोनों का आधार है इसमें, डी देखो डीई इस त्रिभुज का आधार है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इस त्रिभुज में CD भी आधार हम ले सकते हैं, CE भी ले सकते हैं, DE भी ले सकते हैं। तो कौन सी ऐसी भुजा आ रही है जो दोनों का आधार हम ले सकते हैं, DE इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों का आधार हम DE ले लेते हैं, एक समान है जो। और दोनों किन समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, DE और BC दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। हमने ये लिखा था कि इसमें DE समानांतर BC है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी सभी बच्चों ने कि यदि समान आधार तथा समान समानांतर रेखाओं के मध्य में 2 त्रिभुज हैं तो उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, समान होता है, पढ़ा था। तो इसका और इसका क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि समान आधार तथा समान पहले लिख देते हैं कौन कौन से समान आधार हैं, कौन कौन से समानांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED। कौन सा समान आधार है इनका, DE तथा समान समानांतर रेखाओं कौन कौन सी, DE और BC के मध्य स्थित हैं, DE तथा BC के मध्य स्थित हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE या CED, दोनों का क्षेत्रफल हो गया इक्वल। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हमने पद में पढ़ी थी ना कि समान आधार समान समानांतर रेखाओं के मध्य में जब 2 त्रिभुज होते हैं तो उनका क्षेत्रफल एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हमने यही लिख दिया कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज इनका समान आधार DE है और समान समानांतर रेखाएं DE और BC के बीच में है दोनों त्रिभुज, तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, इक्वल। अब इस मान को हम इन दोनों में रख देते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। देखो यहाँ पे ADE और ADE इक्वल हैं और ये दोनों को हमने क्या किया, अभी समान सिद्ध किया, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसका मतलब ये अनुपात इस अनुपात के इक्वल हो गया। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके ये जो आंसर हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो 1, 2, 3 से हम क्या लिख सकते हैं, AD बटे BD इक्वल टू AE बटे EC इति सिद्धम। ठीक है, तो हमने इस थ्योरम में क्या पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी रेखा ऐसे खींची जाए, अब इस भुजा के समानांतर ये रेखा खींची,
तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अब ये वाली लाइन हमने इस त्रिभुज में BC के समानांतर खींच दी है, तो ये लाइन AB को काट रही है D पे, AC को काट रही है E पे, ठीक है। तो इस AB के दो भाग बनते हैं, एक AD और एक DB, ऐसे ही AC के दो भाग बनते हैं, एक AE और एक EC। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का अनुपात इनके अनुपात के इक्वल है। इनका अनुपात क्या लिखेंगे, AD बटे DB, और इन दोनों का अनुपात कैसे लिखेंगे, AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या हुआ है कि ये वाली जो रेखा ये इसके समानांतर है, और सिद्ध करना है AD बटे DB AE बटे EC। तो जब ये रेखाएं समानांतर होती हैं तो ये अनुपात हम कैसे निकाल देते हैं, इक्वल निकाल देते हैं, समान निकाल देते हैं। तो ये हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, BPT इसको हम कह देते हैं। और इसको गणितज्ञ थेल्स ने दिया था, इसलिए इसे हम थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपियों में करनी है पहले थ्योरम। इसका हेडिंग हो जाएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। समझ आ गई थ्योरम? ये हमारी प्रयोग में आएगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हम इसका विलोम पढ़ेंगे। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, इसका उल्टा, जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी उसका उल्टा है, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में जो हमें दिया गया था वो अब हमें सिद्ध करना है, और जो उसमें हमने सिद्ध किया था वो इसमें हमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका विलोम हमारे पास प्रमेय 6.2 में आ जाता है। प्रमेय 6.2 है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मान लो हम एक ही त्रिभुज बना देते हैं ऐसे ABC। अब क्या है इसमें कि एक रेखा है, एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो हम इस त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींच देते हैं जो इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। यानी मान लो हम इसमें ऐसे खींच देते हैं ये लाइन DE। तो ये रेखा AB को कहाँ काट रही है, D पे, और AC को काट रही है E पे। तो अनुपात बनेगा AD और DB, AE और EC। तो AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समान है। तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कौन? जो हमने लाइन त्रिभुज के बीच में खींची है वो वाली। ये अब इन दोनों को तो एक अनुपात में बांट रही है, तीसरी भुजा कौन सी बच गई, BC। तो ये रेखा इसके समानांतर हमें सिद्ध करनी। सबसे पहले आएगा इसमें दिया है त्रिभुज ABC में एक रेखा DE भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदुओं D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC है।
हमने इसको अपने शब्दों में लिख दिया कि त्रिभुज ADBC में एक रेखा DE जो है वो AB और AC को बिंदु D पे और E पे इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि AD बटे DB इक्वल टू AE बटा EC है। ठीक है, ये हमें दिया गया है, सिद्ध करना है। ये जो लाइन है ये इसके समानांतर है, DE समानांतर BC। तो उसमें पहले में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में ये हमें दिया गया था और हमने वो निकाला था अनुपात। इसमें इसका उल्टा है, वो अनुपात हमें इक्वल दे दिया है, तो इसको अनुपात को बनाने वाली जो लाइंस हैं वो दूसरी तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। अब हम इसमें रचना करेंगे। मान लेते हैं बिंदु D से हम ये मान लेते हैं कि ये रेखा इसके समानांतर तो हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम एक अन्य रेखा खींच देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये वाली लाइन नहीं देख रहे, हम इस लाइन को देख रहे हैं, ये लाइन इसके समानांतर है। हम ये मान लेते हैं कि सिद्ध तो हमें ये करना है कि DE BC के समानांतर है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि इसको भूल जाते हैं, ये DE डैश नाम हमने डाल दिया, ये रेखा इसके समानांतर है। माना DE डैश समानांतर BC है या DE डैश समानांतर BC खींचा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसमें प्रमाण सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। हमें इसके अंदर ये वाला लाइन दी गई है। AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, ये हमें दिया गया है। अब हमने रचना में क्या किया था कि ये वाली लाइन इसके समानांतर है, DE डैश समानांतर BC। कहाँ से लाए हैं हम ये हमने रचना की थी। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दूसरी एक भुजा के समानांतर खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अब ये जो DE डैश है ये इसके समानांतर है, तो DE डैश AB को कहाँ काट रही है, बिंदु D पे, और ये AC को कहाँ काट रही है, ये लाइन E डैश पे। तो अनुपात क्या होना चाहिए, AD बटे DB इक्वल टू AE डैश बटे E डैश C, ये होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे AD बटे DB इक्वल टू AE डैश बटे E डैश C आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा आधारभूत समानुपातिक में प्रमेय में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे रेखाएं समानांतर होती है तो इससे बनने वाले जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। और अनुपात कैसे बनेंगे ये बता दिया था, जहां जहां पे काटेगी वहीं से दो भाग बनेंगे, उनके अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, तो ये AD बटे DB और AE डैश बटे E डैश C आ जाता है। इसको हम स्टेट इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसे हम सेकंड डाल देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। देखो AD बटे DB दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AE बटे EC इक्वल टू AE डैश बटे E डैश C, ये हमारा निकल जाता है। अब हमारे पास ये दोनों साइड आ गई, दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर ये आ जाता है AE बटे EC प्लस 1 इक्वल टू AE डैश बटे E डैश C प्लस 1। दोनों में हमने 1 जोड़ दिया। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। EC से EC कट जाएगा तो ये AE आ जाएगा, और EC को 1 से गुणा करेंगे तो ये EC ही आ जाएगा। ऐसे ही इसका एलसीएम E डैश C से E डैश C कट जाएगा तो ये आएगा हमारे पास AE डैश, और E डैश C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा E डैश C। अब इन दोनों को देखो आकृति में कौन सा है, AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या बन जाएगा, AC। देखो इसको और इसको जोड़ देते हैं तो पूरा AC बन जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा AC बटे
ई सी। ऐसे ही ए ई डैश प्लस ई डैश सी को देखो, ए ई डैश ये है और ई डैश सी ये है, इसको और इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी ए सी, ई डैश सी। इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ये ऊपर मल्टीप्लाई में ही धरा करके ये भाग हो जाता है, तो ए सी से ए सी कट जाएगा, और फिर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा ई सी इक्वल टू ई डैश सी। देखो मैं करके दिखा देती हूँ। अगर हम इसे यहाँ ले आते हैं तो यहाँ क्या बचता है, एक ए सी इंटू ई डैश सी। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ए सी से ए सी कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, ये कट गया एक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ई सी एकम ई सी और ई डैश सी को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डैश सी, तो ये आ जाता है। समझ आ गया। अब हमने इसमें क्या सिद्ध किया है कि ई सी इक्वल टू ई डैश सी। अब आकृति में देखो, ई सी कौन सा है, ये वाला, और ई डैश सी कौन सा है, ये वाला। हमने सिद्ध किया कि ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन क्या आकृति में देखने पर हमें ये एक दूसरे के इक्वल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला? नहीं, ये छोटा है और ये इससे बड़ा है, तो ये ई डैश सी ई सी से बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने सिद्ध क्या किया कि ये अलग नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, ये कैसे हैं, तो एक दूसरे के इक्वल। इक्वल कब होंगे, जब ये लाइन यहाँ ना होकर के यहाँ इसके ऊपर ही आ जाए, ई डैश इसके ऊपर आ जाए, यहाँ की बजाय ये ऐसे नीचे आ जाए, तो ये ई सी भी बन जाएगा, ई डैश सी भी बन जाएगा। इक्वल तो तभी हो सकते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये अलग लाइन नहीं है, ये इसी लाइन के ऊपर है, यानी ये बिंदु यहाँ के बजाय इस ई बिंदु के ऊपर ही आ जाएगा। और जब एक बिंदु दूसरे बिंदु के ऊपर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संपाती बिंदु। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात ई तथा ई डैश संपाती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी एक ही हैं, दोनों बिंदु अलग नहीं हैं। तो ई और ई डैश जब संपाती हैं तो ये लाइन जो डी ई डैश हमने इसके समानांतर खींची थी, ये वाली, अब ई डैश बिंदु किसके इक्वल है, ई के, तो यहाँ डी और ई डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ई समानांतर बी सी। हमने रचना की थी कि डी ई डैश बी सी के समानांतर है, और बी डैश किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो डी ई डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, ई, डी ई समानांतर बी सी, इति सिद्धम। तो जब ये हमारे पास अनुपात एक दूसरे के इक्वल था तो ये रेखाएं समानांतर हमने सिद्ध की। इसमें समझ आ गया। ये है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम।